नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गर्ग है और मैं आईजीएस की तरफ से आज आप सबको आमंत्रित करता हूं। स्वागत और अभिनंदन। आईजीएस की तरफ से हमने आज ये सेमिनार रखा है और आज मनोज कुमार मनस्वी सर हमारे साथ हैं। आइए इस कोरोना वायरस के इस कठिन समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने नॉलेज बैंक को बढ़ाते हैं और नई पावरफुल इनसाइट न्यूमरोलॉजी, जिसको कहते हैं अंकों का खेल, उसके बारे में सर से जानते हैं। थोड़ा सा मैं सर के बारे में आज बताना चाहूंगा। मनोज कुमार मनस्वी सर ने आज तक 45 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु कंसल्टेंट हैं और इन्होंने पंच पक्षी का भी ज्ञान प्राप्त किया है। उसके ऊपर भी काफी पुस्तकें लिखी हैं जिसके अंदर रेमेडीज और रिसर्च बेजोड़ है। अब मैं आपको देना चाहूंगा मनोज का मनस्वी सर। हेलो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर दिया। वैसे लॉकडाउन में ये एक मनोरंजन की ही तरह है। सब लोग बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं घर में, तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। सौरभ लोसू ग्रिड वाला लगाओ। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पे पहले लिखिए और जो आप देख रहे हैं कि 3x3 स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह का आप एक ब्लैंक बनाइए। 3x3 ग्रिड एक ब्लैंक बनाइए और स्क्रीन पर जहां पे जो नंबर आ रहे हैं उसी के हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर प्लेस कीजिए। मान लीजिए कि कोई नंबर आपके चार्ट में एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो उसको एक से अधिक बार लिख दीजिए और जो नंबर नहीं हो उस स्क्वायर को ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके बाद सर मनोज सर, ये चार्ट जो हम स्क्रीन पे बना रहे हैं, इसमें क्या हम आपका चार्ट बना सकते हैं सर, एग्जांपल लेने के लिए बच्चों को समझ आ कोई जाए? बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 15 फेब 1967। हाँ जी, 15 फेब 1967। आशा है आप सब लोगों ने चार्ट बना लिया होगा अपना। उस चार्ट के नीचे मूलांक टर्म लिखिए। मूलांक लिखिए, खाली मूलांक। आप पहले आपके जन्म की जो तारीख है वो मूलांक है। अगर 2 डिजिट में है तारीख आपकी, जैसे मान लीजिए कि 23 तारीख को किसी का जन्म हुआ है किसी भी मंथ के, तो पहले 23 लिख दीजिए
और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे पहले। 2 + 3 दैट इज 5। तो आपका मूलांक 5 हो गया, जो कि कंपाउंड नंबर 23 से बना हुआ है। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद फिर टर्म लिखिए टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर, टैलेंट नंबर में आपके डेट ऑफ बर्थ में जो तारीख है, मंथ है, ईयर है, 1 बाय 1 सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहां एग्जाम्पल दिया गया है 15 Feb 1967 का। तो यहां टैलेंट नंबर कैलकुलेट करने के लिए इसके सारे डिजिट को ऐड करेंगे। 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24 and 24 + 7 31। 31 आया, फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब टैलेंट नंबर 4। मूलांक तो देख ही रहे कि 15 तारीख को जन्म है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 1 + 5 6 हो गया। तो आप लोग भी अपना इस तरह से तैयार करें। इसके बाद एक और कंपोनेंट बता रहा हूं, उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। नीचे लिख लीजिए पर्सनल ईयर। दरअसल पर्सनल ईयर जो है ये एक वर्ष विशेष के बारे में बताता है कि ये वर्ष आपके पर्सपेक्टिव में कैसा रहेगा, है ना। पर्सनल ईयर में करना आपको ये है कि आपके जन्म की तारीख वही आप लिखेंगे, मंथ वही लिखेंगे, ईयर में खाली जिस ईयर का आपको पर्सनल ईयर मालूम करना हो, जैसे मान लीजिए कि अभी 2020 चल रहा है तो हम लोग अभी 2020 के लिए ही वरीड हैं ज्यादा, तो 2020 लिख देंगे। वहां पे ईयर ऑफ बर्थ की जगह पे 2020 लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 15 Feb 1967 लिया गया है, तो पर्सनल ईयर अगर 2020 का हमको मालूम करना है तो 15 Feb 2020 लिख देंगे यहाँ पे। और फिर कैलकुलेशन जैसे टैलेंट नंबर में आपने किया 1 बाय 1 सारे डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो वही करेंगे। मतलब 1 + 5 6, 6 + 2 8 और 2020 का 4, मतलब 12, और 12 का सिंगल डिजिट आ गया 3। मतलब इस एग्जाम्पल चार्ट का पर्सनल ईयर 3 है। इसी तरह से आप सभी लोगों का पर्सनल ईयर बनेगा। सबका अलग अलग होगा, कुछ लोगों का सेम भी होगा। इसके बाद करेंट ईयर की गणना करते हैं। करेंट ईयर हमारा 2020 चल रहा है, तो यही है करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का टोटल हम करेंगे तो 2 + 2 4 हो गया। 2 + 0 + 2 + 0 दैट इज 4। तो करेंट ईयर सबके लिए वही होगा, सेम होगा। और देखिए करेंट ईयर 4 ये राहु महाराज का नंबर है, और ये चूंकि सबके लिए पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है, और राहु महाराज कुछ उपद्रव मचाने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड को कोरोना क्राइसिस में डाल दिया, है ना। लेकिन इस कोरोना क्राइसिस का भी प्रभाव नेशन वाइज या इंडिविजुअल वाइज डिफरेंट होगा। हम लोग अपने कंट्री की भी चर्चा इस पर्सपेक्टिव में करेंगे आगे चल करके, और अपने प्राइम मिनिस्टर का भी करेंगे चर्चा कि इस विश्वव्यापी महामारी में हमारी क्या स्थिति अभी है और आगे क्या रहने वाली है, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे।
चार्ट बनाना आप लोगों ने सीख लिया होगा, अपना अपना चार्ट सबने बना लिया होगा। अब मैं कुछ मूलभूत बातें बताना चाहता हूं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में दरअसल हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने नेम की कंबाइंड स्टडी करते हैं, कंपोजिट स्टडी करते हैं। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ और नाम ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण अवयव हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी आपने देखा कि मूलांक उससे बना रहे हैं हम और एक टैलेंट नंबर बना रहे हैं, और नाम से जो बनता है हमारा उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। आप लोग अपने नाम को भी कैलकुलेट करके डेस्टिनी नंबर भी कैलकुलेट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हर लेटर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज अलॉटेड हैं। वैसे तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसके, और हर सिस्टम के अल्फाबेटिकल वैल्यूज डिफरेंट हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, प्रिंसिपल्स अलग हैं। लेकिन आज हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी और उसमें भी कीरो की न्यूमरोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। तो कीरो की न्यूमरोलॉजी के अनुसार, मॉनिटर पे ले आओ वो चार्ट वैल्यू वाला। वैसे मैं बता रहा हूं, लेटर ए, आई, जे, क्यू और वाई के लिए वैल्यू 1 अलॉटेड है। ए, आई, जे, क्यू एंड वाई हैज बीन अलॉटेड नंबर 1। मतलब ये सारे लेटर्स अगर नाम में आएंगे तो उनकी वैल्यू आपको 1 लेनी है। इसी तरह से डी, के और आर को 2 अलॉटेड है, नंबर 2। बी, के एंड आर को 2 अलॉटेड है। इसी तरह से सी, जी, एल एंड एस को नंबर 3 अलॉटेड है। डी, एम और टी, डी फॉर दिल्ली, डी, एम और टी को 4 अलॉटेड है। डीएमटी देखिए अब स्क्रीन पे भी आ रहा है आपके। ई, एच, एन और एक्स को 5 अलॉटेड है। यू, वी एंड डब्ल्यू को 6 अलॉटेड है। ओ एंड जेड को 7 अलॉटेड है। इसी तरह से एफ एंड पी को 8 अलॉटेड है। इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 9 के लिए कोई अल्फाबेट नहीं है। नंबर 9 को कोई अल्फाबेट अलॉट नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में नंबर 9 को डिवाइन नंबर माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि नंबर 9 का उपयोग ईश्वरीय गणना के लिए होना चाहिए, सांसारिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए नंबर 9 के लिए कोई अल्फाबेट अलॉट नहीं किया गया है। कीरो चूंकि इंडिया में न्यूमरोलॉजी का अध्ययन करने के साथ साथ कैल्डिया से
बहुत कुछ उन्होंने न्यूमरोलॉजी का ग्रहण किया और कैल्डिया के क्षेत्रों में नंबर 9 को डिवाइन नंबर माना जाता था, ईश्वरीय अंक माना जाता था, और वहां अल्फाबेट के कोई वैल्यू अलॉटेड नहीं थे। इसी कारण से कीरो ने भी नंबर 9 के लिए कोई अल्फाबेट अलॉट नहीं किया। इन्हीं सारे वैल्यूज के आधार पे आप सब लोग अपने अपने नाम की भी गणना कर लें। कंपाउंड नंबर पहले आएगा, कंपाउंड नंबर को लिख लीजिए पहले और उसको ऑब्लिक डाल करके सिंगल डिजिट नंबर बना करके लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का कंपाउंड नंबर 28 आया, तो फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको अपना मूलांक पता हो गया, टैलेंट नंबर पता हो गया और डेस्टिनी नंबर पता हो गया। जीवन में हमको सुखानुभूति अधिक होगी कि दुखानुभूति अधिक होगी, इसका निर्णय इन तीनों कंपोनेंट्स के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। अगर इन तीनों का आपस में संबंध हार्मोनियस है तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखिए, साथ में हमने पर्सनल ईयर और करंट ईयर की भी गणना करवाई है, तो उन तीनों से तो इंडिकेट होता है कि अगर बहुत हार्मोनियस है तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जीवन धूप छांव का खेल है, सब कुछ बहुत अच्छा होते भी बीच बीच में हमको कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कठिनाइयां परेशानियां कब क्या कैसे होने वाली हैं, ये हमको पर्सनल ईयर और करंट ईयर बताता है। प्लस वो जो ग्रिड 3x3 के आपसे बनवाए मैंने, वो ग्रिड हमको बताता है कि भाई हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जीवन में हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको सब कुछ तो प्राप्त होता नहीं है जीवन में। देखते हैं कि कोई अगर बहुत धनी व्यक्ति है तो बीमारी का शिकार है, अगर स्वास्थ्य भी अच्छा है, धन भी खूब है, तो संतान नहीं है ना। प्लस अगर ये सब कुछ है तो किसी न किसी कारण से धन का अपव्यय होता है, धन संचित नहीं कर पाते, इस कारण से दुखी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, इस 3x3 ग्रिड में किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से इस 9 के 9 स्क्वायर को भरा नहीं जा सकता है। कुछ न कुछ नंबर चार्ट में नहीं होंगे। अगर चार्ट में कुछ नंबर्स नहीं होंगे तो ये निश्चित है कि लाइफ के उस एस्पेक्ट की कमी हमको देखने को मिलेगी, उसकी अनुभूति हमको अपने जीवन में होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे समझा जाए कि मूलांक, टैलेंट नंबर और हमारे डेस्टिनी नंबर में हार्मनी है कि नहीं है। तो ये तो देखिए बड़ा लंबा विषय है, ये तो मतलब इंस्टेंटली यहां पे पूरा नहीं सीखा जा सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नंबर 1 से 9 तक होते हैं। हर नंबर को ग्रहों के साथ जोड़ा गया है, ग्रह भी 9 ही होते हैं। नंबर 1
सूर्य को प्रदान किया गया है, सूर्य को इसका स्वामित्व दिया गया और सूर्य प्लेनेटरी किंगडम के किंग हैं, राजा हैं। तो जो व्यक्ति नंबर 1 से इन्फ्लुएंस्ड होगा उसका जीवन भी राजा की तरह होगा। वो डोमिनेंट होगा, कमांडिंग होगा, अथॉरिटेटिव होगा। उसकी पर्सनैलिटी में ही राजा वाला अट्रैक्शन होगा और उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होकर के खुद उसके फॉलोअर बन जाएंगे। इसी तरह से नंबर 2 का स्वामित्व मून को अलॉट किया गया है और मून को प्लेनेटरी किंगडम में क्वीन का दर्जा दिया गया है। यद्यपि कि चंद्रमा की संज्ञा पुरुष की है, लेकिन चंद्रमा के कुछ कृत्यों के कारण बाद में इसकी स्त्री संज्ञा हो गई है। ये तो मतलब लंबे वार्तालाप का विषय है, किन किन कारणों से चंद्रमा पुरुष से स्त्री हो गए, ये बाद की बात है, ये लंबी कहानी है इसके पीछे, उतने में हम लोग नहीं जाएंगे। तो समझ यही लीजिए कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, तो इन दोनों का आपसी तालमेल भी काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह से बृहस्पति को नंबर 3 अलॉट किया गया है, मतलब बृहस्पति नंबर 3 के स्वामी हैं और इनको देव गुरु कहा जाता है, ये देवताओं के गुरु हैं। साथ ही साथ प्लेनेटरी किंगडम में इनको प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से नंबर 4 राहु को अलॉट किया गया है। नंबर 4 का स्वामित्व राहु को प्राप्त है और राहु राक्षस का अंश है ना भाई। राहु केतु कैसे बने इसकी भी कहानी है, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इसकी भी चर्चा यहां पे करना प्रासंगिक नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि समय का अभाव है। राहु में राक्षसी प्रवृत्ति है। राहु और केतु दोनों स्वरभानु नामक राक्षस के 2 हिस्से हैं। सिर का हिस्सा राहु हो गया और धड़ का हिस्सा केतु है। तो चूंकि राहु की राक्षसी प्रवृत्ति है, इसलिए ये उद्दंड है, बदमाश है, एग्रेसिव है, उत्पात मचाने वाला है, सबको कष्ट देने वाला है, तंग करने वाला है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये चूंकि बहुत बलशाली है और राक्षसी प्रवृत्ति भी इसमें है, इसलिए चाहे फेयर वे में या फाउल वे में इसको हर तरह का सुख भी चाहिए। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब सुख चाहिए इसको। इसीलिए कलियुग के समय में राहु से प्रेरित व्यक्ति भी जीवन में बहुत उल्लेखनीय प्रगति करते हैं। ऐसा इसलिए कि राहु साम दाम दंड भेद हर नीति जानता है, बहुत दिलेर है। इसी तरह से नंबर 5 का स्वामित्व बुध को दिया गया है। बुध को प्लेनेटरी किंगडम में प्रिंस का दर्जा दिया गया है और चूंकि ये प्रिंस हैं, इसलिए सभी नंबर्स के साथ, दोनों ग्रुप के नंबर, दोनों गुटों के नंबर के साथ इनकी अच्छी बनती है। ऐसा कहा जाता है कि नंबर 5 इज द बेस्ट नंबर टू हैव इन द चार्ट। अगर चार्ट में नंबर 5 है तो
काफी हद तक ये जीवन में संतुलन बना देता है। इसी तरह से नंबर 6 का स्वामित्व शुक्र को दिया गया है, वीनस को दिया गया है। वीनस हर तरह के सांसारिक सुख के प्रदाता है, हर तरह का सांसारिक सुख, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर प्रकार का सुख। और शुक्र को असुरों का देवता कहा गया है, असुर गुरु हैं ये। जिस तरह से बृहस्पति देव गुरु हैं, उसी तरह से शुक्र असुर गुरु हैं। असुर गुरु होने के कारण ये नीति अनीति में ज्यादा भेद नहीं करते। इनको इंद्रिय सुख किसी भी प्रकार से प्राप्त करना है, नंबर 6 अपने शिष्यों को ये नहीं बताते कि धर्म के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर चल करके सफलता अर्जित करो। इनके लिए अनीति भी कोई मायने विशेष नहीं रखता। दूसरी ओर बृहस्पति, जो नंबर 3 का बताया मैंने कि ये देवगुरु हैं, तो बृहस्पति नीतिवान है। ये सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, सात्विक बातें करते हैं। इसी तरह से नंबर 7 का स्वामित्व केतु को प्रदान किया गया है। केतु धड़ का हिस्सा है, राहु सिर का हिस्सा है, तो केतु धड़ का हिस्सा है। लेकिन केतु राहु की तरह उद्दंड नहीं है। केतु को सात्विक ग्रह कहा जाता है। और चूंकि इसके पास सिर नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए ये जिस नंबर से भी एसोसिएट हो जाता है, जिस नंबर से भी ये संबद्ध हो जाता है, उसी नंबर का आचरण करना शुरू कर देता है। यद्यपि कि केतु इल्यूसिव प्लेनेट भी है, ये इल्यूजन क्रिएट करता है, ये भ्रम पैदा करता है, संशय पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। इसलिए केतु का अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा जीवन में, हमारे चार्ट में, तो फिर हम निर्णय लेने में घबराएंगे, निर्णयात्मक क्षमता की कमी होगी। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने ग्रिड में कहा कि हर नंबर का अपना रेलिवेंस है। कोई भी नंबर अगर कम है तो उसके जो सिग्निफिकेशन है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब चार्ट में अगर किसी का नंबर 7 है तो निश्चित रूप से उसकी संतान में से एक बेटा जरूर होता है। नंबर 8 का स्वामित्व शनि को प्रदान किया गया है और शनि प्लेनेटरी किंगडम में जस्टिस है, चीफ जस्टिस की भूमिका अदा करते हैं, न्यायाधीश हैं ये। न्यायाधीश चूंकि हर मुकदमे की बड़ी बारीकी से जांच करता है और छोटे से छोटे मामले भी लंबे खींचे जाते हैं, 2, 4, 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। यद्यपि कि न्यायाधीश को पहले दिन से ही पता होता है कि दोनों पक्षों में से दोष किसका है, लेकिन ये अच्छी तरह से बारीकी से हर चीज की जांच परख करना चाहते हैं, इसीलिए ये डिले हो जाता है। यही कारण है कि नंबर 8 यदि चार्ट में हो तो शनि हमारी बार बार परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा हमारे जीवन में हर काम में डिले, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में सामने आता है।
नंबर 9 का स्वामित्व मंगल को प्रदान किया गया है और मंगल को प्लेनेटरी किंगडम में कमांडर इन चीफ कहा गया है, मुख्य सेनापति हैं। इन 9 प्लैनेट्स के 2 ग्रुप हैं, एक देव ग्रुप और एक राक्षस ग्रुप। तो समझ लीजिए कि देव ग्रुप में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल हैं। राक्षस ग्रुप में राहु, शुक्र, केतु और शनि हैं। और बुध चूंकि राजकुमार हैं, बुध को दोनों ग्रुपों का प्रिय माना गया है। बुध की सबके साथ बड़ी अच्छी बनती है। अब इसके पीछे भी कहानी है कि ऐसा क्या है कि बुध की सबके साथ बनती है। देव ग्रुप में भी बुध अच्छी तरह से चलते हैं और दानव ग्रुप में भी अच्छी तरह से चलते हैं। इनके जन्म से जुड़ी बड़ी रोचक कहानी है, इस कारण से ऐसा है, कहानी पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि नंबर्स के 2 ग्रुप होने के कारण ही हमारे चार्ट में भी विरोधाभास पैदा होता है। अगर चार्ट में मान लीजिए कि दोनों ग्रुप के नंबर्स ज्यादा आ गए, तो ऐसी स्थिति में जीवन में विरोधाभास उत्पन्न होगा, क्योंकि असुर ग्रुप या राक्षस ग्रुप में ज्यादातर ग्रह जो हैं ये तामसिक प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। जैसे राहु हो, केतु हो या शनि हो, ये तामसिक प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। तो इनको जीवन से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। अगर हमको डेट ऑफ बर्थ में मिल गया तब तो कोई हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। लेकिन ईश्वर ने हमको थोड़ी सी छूट दी है कि नाम सांसारिक है। डेट ऑफ बर्थ तो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है हमको। एक निश्चित दिन हम लोग इस धरा पर जन्म लेते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन नाम हमारे निकट के रिश्तेदारों द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा से रखे जाते हैं। अगर ईश्वर को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा कष्ट दे करके बाद में इसका जीवन अच्छा करना है, तो उस हिसाब से नाम हो जाएगा। या रहेगा कि लगातार इसको जीवन में कष्ट ही झेलना है, तो वैसा नाम हो जाएगा। और अगर लगेगा कि नहीं, इसको जीवन में बड़ी उल्लेखनीय प्रगति करनी है, तो नाम इतना अच्छा हो जाएगा कि वो हमारे मूलांक, टैलेंट नंबर से हार्मोनियस रिलेशन रखने वाला हो। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपना प्रारब्ध कर्म लेकर आते हैं उसके अनुसार जो नकारात्मकता है उसको मिटने में कुछ वर्ष लग जाते हैं, और उसके उपरांत हम उस नकारात्मक प्रारब्ध कर्म से मुक्ति पा लेते हैं और जीवन में फिर हमको उल्लेखनीय प्रगति करनी लिखी होती है, सफलता प्राप्त करनी लिखी होती है, नाम, मान, सम्मान, ख्याति अर्जित करना लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर हमको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि भाई अपने नाम में कुछ परिवर्तन करके अपने मूलांक और टैलेंट नंबर से सामंजस्य बैठाने का उपाय करो। ऐसी प्रेरणा
मस्तिष्क में आते ही फिर हम इस उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि भाई यदि हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी एक्सपर्ट से मदद लेकर के इसको बेहतर करें। तो फिर वैसी स्थिति में एक्सपर्ट से लेकर के नाम में कुछ परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन की सलाह दी जाती है और जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से उसके बाद होना प्रारंभ हो जाता है। डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, ये कंप्लीट शास्त्र है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास समयाभाव है, इसलिए हम लोग ज्यादा लिंगर नहीं करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं इसको हमने समझा दिया। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग लोसू ग्रिड पे कर लेते हैं। आप लोगों को इस पर एक लिंक दिया होगा, उसमें एक फॉर्म होगा, फॉर्म को भरना लिखा होगा। आप लोग सब लोग मैंडेटरीली उस फॉर्म को भर लीजिए, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सर। आप लोग प्लीज नीचे दिए गए चैट में लिंक के ऊपर फॉर्म को क्लिक करके उसको भर लीजिए। उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर टाइम है तो टाइम ऑफ बर्थ, और बाकी जो जो रिक्वायरमेंट है नाम वगैरह वो सब भर के दे दीजिए। हम आपको 2-3 मिनट दे रहे हैं, तब तक आप इस फॉर्म को भरें। इसमें से 2-3 पार्टिसिपेंट्स का सर अभी लेके डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम इन सब के साथ न्यूमरोलॉजी को यूज करके रेमेडीज और करेक्शंस कर सकते हैं। जो सर आज सब कुछ बता रहे हैं, इसका एक जो स्टार्टिंग कोर्स है वो स्पेशलिस्ट न्यूमरोलॉजी कोर्स है हमारा, जो सर ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से ये सर ने हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम इन कोर्सेज को हम ऑनलाइन समझ सकें और पढ़ सकें और अपने टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से। इसमें ना ही आप सिर्फ अपने और अपने घर वालों की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, आप इसको अपने कैरियर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके वैसे तो 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल के बारे में सर आपको जो पढ़ाते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। फर्स्ट लेवल करके आप किसी के पर्सनैलिटी, उसके ट्रेड्स और उनको कैसे चेंज करके अपने लिए पॉजिटिविटी को यूज करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके अंदर हम न्यूमरोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री बताते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी बताते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम जो न्यूमरोलॉजी के अंदर होते हैं वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर बताते हैं, कंपाउंड नंबर क्या होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और जीरो न्यूमरोलॉजी सिस्टम को भी बताया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सर ने जो अभी अल्फाबेट नंबर्स के चार्ट बताए थे, उनको कैसे यूज करना है अपने चार्ट के अंदर और उसको कैसे करेक्शन करनी है वो बताएंगे सर। मूलांक योगांक को कैसे भरना है उसके बारे में बताया जाएगा, और इन सब के बीच में कैसे रिलेट और कोरिलेट करना है और उनसे कैसे प्रेडिक्शंस निकालनी है वो सिखाया जाएगा। लोसो ग्रिड मेकिंग, इसमें एरोज होते हैं, एरोज एज स्ट्रेंथ और वीकनेस के, वो बताए जाएंगे आपको। इसी के साथ एनालिसिस कैसे करनी है अपनी ग्रिड की, जैसे अभी सर करके बताएंगे, वो भी आपको सिखाया जाएगा, जो आप खुद कर सकते हैं अपने पर्सनल ईयर को, पर्सनल मंथ को, और आपका जो जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं और जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं उसके क्या रिलेवेंस हैं उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में जो चार्ट में आपके नंबर मिसिंग होते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, और उनको सिखाएंगे कि मिसिंग नंबर को कैसे पूरा किया जाता है। इसमें लास्ट बेस्ट फीचर है कि इसके अंदर हम आपको रेमेडीज भी सिखाएंगे लेवल 1 की, जिससे कि आप अपनी न्यूमरोलॉजी की जो आपके चार्ट में मिसिंग नंबर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं।
ये सब लेवल 1 में आता है। और दोस्तों ये कोर्स हमारा 3 दिन का सिर्फ कोर्स है, 2-2 घंटे रोज। और कोर्स स्टार्ट हो रहा है 30 अप्रैल और 5 मई को। इस कोर्स के अंदर जितनी भी पीडीएफ फाइल्स है वो आप सबको मिलेंगी। और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो सर आपसे लाइव वहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे, जिसमें आपको सर समझाएंगे। उसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप नेक्स्ट बैच के अंदर भी सेम सेशन के अंदर इनरोल कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन बीच बीच में सर लेते रहेंगे, जिसके अंदर कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस बंद खत्म होने के बाद इंटरेक्टिव सेशन लाइव भी होंगे सर के महीने में एक बार, जहाँ पे आप अपने आके ग्रुप्स के अंदर क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से सर के साथ जुड़ने की, सर की नॉलेज गेन करने की, और हम लॉकडाउन के अंदर अपना जो भी पॉजिटिविटी ले सकें घर के अंदर बैठ के, आज की डेट में उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। सर की नॉलेज हमारे साथ शेयर हो रही है, हमें इसको ग्रैस्प करना चाहिए। और सर बहुत स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, सर की क्लासेस लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि सर एजुकेशन को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं और नॉलेज को सबको अच्छे से देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इसमें इनरोल कीजिए। अभी हम लास्ट में इसके अंदर बताएंगे कि इसकी क्या, जो भी हमने आज की मिनिमम फीस रखी है वो कितनी है। आपको साथ ही में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कम्युनिटी लीडिंग भी मिलेगी, और आप अपना कैरियर और अपने फैमिली की वेलबींग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने अब तक फॉर्म काफ़ी भर लिए होंगे, ताकि सर उसमें से अपने निष्कर्ष निकाल के आप सबके साथ शेयर कर पाएँ। और मैं सर से भी अनुरोध करूंगा तब तक सर आप भी प्लीज़ और जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक बार अपनी कृपा दृष्टि डालें, और उनमें से भी अच्छे अच्छे से लोगों के क्वेश्चन और नाम निकाल के डिस्कशन के लिए चार्ट रेडी कर लें। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में अपने देश का चार्ट डिस्कस करता हूं, उसके बाद अपने देश के प्रधानमंत्री का पहले करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस है हमारा, इसमें क्या स्थिति हमारी इस वर्ष या आगे के वर्षों में रहने वाली है। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा ये न्यू इंडिया जो है, इट वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसका जब हमने चार्ट बनाया तो इस चार्ट में ओरिजिनली 4, 9, 5, 7, 8 और 1 है। ये 6 हमारे चार्ट में डायरेक्टली नहीं था, लेकिन चूंकि 15 तारीख को हमारा देश बना है तो इसका मूलांक 6 होता है, तो इसको ये इनडायरेक्ट नंबर वैसे मानते हैं, लेकिन इसको प्लेस हमने कर दिया है। अब देखिए, इस अपने देश की कुछ विशेषताएं बता दें हम कि देखिए, इसमें एक वर्टिकल स्क्वायर पूरी तरह से फिल्ड है, 9, 5 एंड 1। इसको हम कहते हैं एरो ऑफ विल पावर। तो देख लीजिए कि कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी परिस्थितियां बुरी हो जाएं, हमारा अस्तित्व अडिग रहता है। हम कभी भी बहुत अधिक विचलित नहीं होते और बुरे से बुरे समय का सामना दृढ़ता से कर पाने में सक्षम होते हैं। चार्ट में देखिए 8 और 5 की उपस्थिति है। 8 एंड 5 की उपस्थिति ये हमारे
लैंडेड प्रॉपर्टी का भी द्योतक होता है। देखिए यहां 88 है और 5 भी है। इसका मतलब कि हम विस्तृत भूभाग से संपन्न देश हैं। विस्तृत भूभाग से संपन्न देश हैं ही, साथ ही साथ यहां देखिए चार्ट में 7 की उपस्थिति ये फीमेल की तुलना में मेल काउंटर पार्ट्स का अधिक होना शो करता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें इस वर्ष विशेष के संदर्भ में, तो हम देख रहे हैं कि मूलांक 6 और टैलेंट नंबर 8 आ रहा है। इंडिया को भी हम लोग 2 नामों से जानते हैं। एक तो है इंडिया, जो कि पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया के नाम से पुकारते हैं, और हमारे देश में इंडिया भी कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमने कैलकुलेशन के लिए इन दोनों नामों को लिया है। यद्यपि कि भारत कहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। जो लोग भी बोलते हैं वो अपने ही देश में खाली बोलते हैं भारत, संपूर्ण विश्व में इंडिया ही बोलते हैं लोग। तो इंडिया का प्रभाव ही ज्यादा व्यापक है। अगर इंडिया की हम गणना करते हैं तो ये 3 आता है, डेस्टिनी नंबर 3। अब देखिए डेस्टिनी नंबर 3 और मूलांक 6, ये दोनों 2 कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस हैं। एक देवगुरु है, एक दानव गुरु है। दोनों में आपस में काफी विरोधाभास है। यद्यपि कि दोनों गुरु हैं, इसलिए ज्ञान की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि भारत संपूर्ण विश्व को हमेशा से ज्ञान देता आ रहा है, लेकिन यह ज्ञान भी विरोधाभासी है। यहां के ज्ञान में कथनी और करनी में कई बार अंतर आ जाता है। नंबर 3 से प्रेरित जो गुरु होते हैं वो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे होते हैं, और नंबर 6 से प्रेरित गुरु, यद्यपि कि ज्ञानी ये भी हैं, इनके भी करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये गुरु घंटाल साबित होते हैं। ये आसाराम बापू और बाबा राम रहीम जैसे गुरु हो जाते हैं। यही कारण है कि धर्म ने हमेशा भारत को विश्व पटल पर बहुत ख्याति भी दी है, तो धर्म ने ही समय समय पर बहुत अधिक बदनामी भी दी है। 3 और 6 दोनों के प्रेजेंट यहां रहने का यही अर्थ है। अगर अभी की बात करें तो इस समय पर्सनल ईयर 9 और करंट ईयर 4 है। मतलब ये कि मूलांक 6, डेस्टिनी नंबर 3, टैलेंट नंबर 8 और पर्सनल ईयर 9, कहने का मतलब कि मिला जुला नंबर है। नंबर 8 जो है ये 6 के साथ भी इसका संबंध अच्छा है, 3 के साथ भी इसका न्यूट्रल रिलेशन है। 8 ज्यादा प्रॉब्लम कॉजिंग नहीं है, लेकिन 8 का चूंकि असर है, तो यहां जो भी नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है वो चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक के लिए होता है।
8 के प्रेजेंस का मतलब ये है। करंट ईयर 4 है जो कि राहु का नंबर है। राहु विश्वव्यापी आपदा का भी कारक है। लेकिन 3, 6 दोनों बिनाइन नंबर हैं। फिर नंबर 9 आ गया जो कि 3 के साथ बहुत सहयोगी है पर्सनल ईयर के रूप में। यही कारण है कि कोरोना का संकट हमारे यहां आया, रहेगा भी थोड़ा सा लंबा, लेकिन नुकसान बहुत अधिक और दूसरे देशों के संदर्भ में अगर देखें, दूसरे देशों से तुलना करें तो कम होगा काफी। लेकिन ये चूंकि राहु का वर्ष है इसलिए सफरिंग तो होनी है, पूरे विश्व को सफर करना है। लेकिन चूंकि हमारी स्थिति कंपैरेटिवली बेटर है इसलिए हमारी सफरिंग कम होगी। अब अगर हम आगे की बात करें 2021 की, तो 2021 में देखिए हमारा करंट ईयर 5 हो जाएगा और पर्सनल ईयर 1 हो जाएगा। पर्सनल ईयर 1 होने का मतलब जीवन में नई शुरुआत करना। तो देखिए अभी से ही जैसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि चाइना चूंकि विश्व पटल पर काफी बदनाम होता जा रहा है, इसलिए जो चाइना में इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भारत आ सकती हैं। एक तो पर्सनल ईयर 1 होने का यह फायदा है। दूसरा, करंट ईयर 5 हो जाएगा। करंट ईयर 5 मरकरी का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि 2020 में जो आर्थिक अवनति हमारी और हमारे देश की हुई, तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि 2021 में हम लोग सारा खोया हुआ अपना वापस प्राप्त कर लेंगे सूद समेत। 2020 में जो नुकसान हो रहा है इसको हम लोग 2021 में पा लेंगे। ये नेशन के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं। इंडिविजुअल में इसी तरह से देखना पड़ेगा कि आपके मूलांक, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर का क्या कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। पर्सनल ईयर क्या है, करंट ईयर तो 4 आपके लिए भी है, तो करंट ईयर 5 अगले वर्ष में, तो सबको ओवरऑल अभी के समय से तो फायदा देगा, लेकिन किसको कितना फायदा होगा ये सब पता चलेगा आपके बर्थ चार्ट से। ठीक है, अब आगे हम अपने देश के प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिनांक है 17 सितंबर 1950। अब इनका लोसू चार्ट हमने बनाया तो हम देख रहे हैं कि 951 ये तीनों प्रेजेंट हैं और तीनों 2-2 बार प्रेजेंट हैं। अभी मैंने तुरंत बताया था कि ये तीनों नंबर अगर प्रेजेंट हों तो ये एरो ऑफ विल पावर बनाते हैं, और उसमें भी यहां तो 2-2 है, 2-2 बार है। इसका मतलब कि दिस पर्सन हैज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये व्यक्ति किसी भी सिचुएशन से भयभीत होने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है। और देखिए दूसरी ब्यूटी क्या है कि इनके चार्ट में एक और एरो कंप्लीट हो रहा है, वो है 8, 5 और 2।
इसको कहते हैं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसा व्यक्ति बहुत ही डिटरमिन्ड होता है, फर्म होता है अपने डिसीजन में, किसी के भी कुछ कहने से इसका निर्णय प्रभावित करने वाला नहीं होता। देखिए यही कारण है कि कुछ रिवॉल्यूशनरी यहां एक्ट्स बने, जैसे 3 तलाक ले सकते हैं, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप है गवर्नमेंट का। दूसरा 370 हटाना, कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ये रातों रात हो गया संपन्न। इसका कारण यही है, हमारे प्रधानमंत्री में एरो ऑफ डिटर्मिनेशन और एरो ऑफ विल पावर का स्ट्रांगली प्रेजेंट रहना, प्लस प्रेजेंट टाइम में आप ये भी देख रहे हैं कि हमारा देश इस कोरोना संकट से निपटने में कितना सक्षम साबित हुआ है। देखिए हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ पे कोई इम्यूनिटीज नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, तो यहाँ पे अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति आ जाए तो यहाँ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, कहीं उसमें दो राय नहीं है। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, कि इन्होंने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया, अपने संसाधनों का आकलन किया। इन्होंने देखा कि भाई रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, इस लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हमको अपने देशवासियों की रक्षा करनी है, इसलिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। आज के डेट में देखिए यूएस में 9 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, हमारे यहां अभी 30,000 तक यह मामला पहुंचा है। अमेरिका के तुलना में हमारी जनसंख्या तो कई गुना है, प्लस अमेरिका में हर तरह की सुख सुविधा संपन्न देश है, हम गरीब देश है। तो हमारे देश में अगर इस तरह से प्रसार होता तो आज तक तो 10-20 करोड़ में ये महामारी फैल चुकी होती, लेकिन हमने उसको कंटेन किया हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार्ट में एरो ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एरो ऑफ विल पावर के प्रेजेंट रहने के कारण ही हो पाया। अगर थोड़ा सा भी ढुलमुल कोई व्यक्ति होता at the helm of affairs, in that case our country could not have been saved। तो एक तो देखिए हमारी कंट्री का चार्ट उतना बुरा नहीं है इस वर्ष के पर्सपेक्टिव में या अगले वर्ष के पर्सपेक्टिव में, और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री का चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है इस साल के लिए और अगले साल के लिए भी खास करके। वैसे तो इनका ओवरऑल ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रांग रहने के बाद भी अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में पर्सनल ईयर और करेंट ईयर खराब होता है तो फिर हिला के रख देता है। तो करेंट ईयर तो इनके लिए भी खराब है ही, इसलिए महामारी से इनको भी जूझना पड़ ही रहा है, लेकिन दूसरों की तुलना में कम है क्वांटम इसका। और निश्चित रूप से ये अपनी दृढ़ता से, अपने सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से इस संकट पर काबू पाने में सक्षम हो पाएंगे और अगले वर्ष कुछ और भी ऐसा करेंगे। वैसे तो ये विश्व के नेता बन ही चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े नेता हैं सब इनकी तारीफ करते ही हैं, लेकिन अपनी दूरदर्शिता से ये अगले वर्ष भारत की इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रेंथन करने में सफल हो पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो हम लोगों को लग रहा है कि यार ये लॉकडाउन ये लंबा खिंचता जा रहा है,
हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी एक तो है, हमारी इकोनॉमी तो रसातल में चली जाएगी। ठीक है भाई, मतलब लॉकडाउन के कारण इंपैक्ट तो आ ही रहे, लेकिन जान सर्वोपरि है। पहले जान है, उसके बाद अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था तो फिर से पटरी पर लाई जा सकती है, फिर से पुनरुत्थान हो सकता है, लेकिन जान वापस नहीं लाई जा सकती किसी की। तो निश्चित रूप से अगले वर्ष हम अपना सारा इस वर्ष का खोया हुआ सूद समेत वापस ले लेंगे। चलिए बस इसको तो यहीं खत्म करते हैं। अब जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने क्वेरीज भेजे हैं, इसमें मैंने 3 लोगों का रैंडम सिलेक्ट किया है। पहला है एकता लांबा। फर्स्ट इज एकता लांबा, EKTTA लांबा। डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 21, मतलब 21 अप्रैल 1974। ठीक है, इन्होंने अपने ओवरऑल वेल बीइंग के विषय में पूछा है। तो देखिए, जैसा कि चार्ट जो हम बना रहे हैं 21 अप्रैल 1974 का, तो इसमें 4, 2 टाइम्स, 9, 2, 7 एंड 1 प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट वे में नंबर 3 आ रहा है क्योंकि 21 तारीख का जन्म है। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि इनके चार्ट में 4, 9 एंड 2 ये तीनों प्रेजेंट हैं। ये तीनों जब प्रेजेंट रहे तो इसको एरो ऑफ इंटेलेक्ट कहा जाता है। ऐसे लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाक्पटु होते हैं और अपने बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर लोगों के प्रिय भी होते हैं। इन्होंने अपने ओवरऑल वेलबींग के विषय में प्रश्न पूछा है, तो इनका देखिए टैलेंट नंबर 1 आता है। मूलांक तो 3 है ही, तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। डेस्टिनी नंबर इनका 38 से 2 आता है। तो कॉम्बिनेशन वैसे 1, 2, 3 तीनों का काफी अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन डेस्टिनी नंबर के रूप में 38 से 2 आना एक वीकनेस को भी शो करता है और जीवन में ये कभी ना कभी किसी बड़ी ट्रेजेडी का भी संकेतक होता है। यदि ओवरऑल वेलबीइंग की बात की जाए तो खास करके हेल्थ पर्सपेक्टिव से इनिशियल 2021 तक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। हेल्थ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से भरा रह सकता है। इस कारण से इनको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए और अभी के समय में तो बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें तो फाइनेंसेस इनके अच्छे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन इनका अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि इनके खुद के नाम से कोई लैंडेड प्रॉपर्टी या कोई मकान होने की संभावना कम है। ये
अगर रह भी रही होंगी तो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे ये रह रही होंगी। कोई बड़ी प्रॉपर्टी इनके नाम से नहीं होगी। हस्बैंड के नाम से हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इनके खुद के नाम पर होने की संभावना कम है। दूसरा चार्ट लेते हैं। दूसरा चार्ट है महिमा गुप्ता का। महिमा गुप्ता 26 मई 1995। खास करके एकता जी के लिए करेंट ईयर 5 और पर्सनल ईयर 8 है, तो ये साल तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, टेस्टिंग टाइम है, लेकिन अगले साल से चीजें काफी इंप्रूव होंगी एकता जी के जीवन में। अब महिमा का चार्ट लेते हैं। 26 मई 1995। महिमा गुप्ता का मूलांक 8, टैलेंट 1, डेस्टिनी नंबर 38 से 2। पर्सनल ईयर इसका भी 8 है और करेंट ईयर 4 है। तो महिमा के चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि ये 8 यहाँ पे ऊपर गलत प्लेस किया गया है, 8 नीचे आएगा यहाँ पे। महिमा के चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि 9, 5 और 1 तीनों प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी विल पावर की स्ट्रांग है, स्ट्रांग विल पावर है इसका। ओरिजिनली 8 इसके चार्ट में नहीं है, इनडायरेक्ट वे में आ रहा है। तो ओरिजिनली चूंकि नंबर 8 इसके चार्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसके जीवन काल में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो इसके नाम से नहीं होगी, लेकिन प्रॉपर्टी होगी। अब बड़े का संदर्भ देखिए, सबके अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से होता है बड़े का संदर्भ। तो उस हिसाब से इसको देखना है। इसके चार्ट में 5-2 प्रेजेंट है, तो ये भी अपने घर में या जहां ये रहती है, ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर में रह रही होगी। इसने मैरिज के विषय में पूछा है, तो शादी 2021 में होने की संभावना है पूरी, 2021 में शादी हो जाएगी। करियर भी 2020 के बाद ऊंची उड़ान भरेगा।
इसके साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन जुड़ा हुआ है ये कि मूलांक इसका 8 है, टैलेंट नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 2 आता है। ये तीनों नंबर एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। मूलांक 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, टैलेंट नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। सन और सैटर्न यद्यपि की हैं तो पिता पुत्र, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जरा भी आपसी समन्वय नहीं है। और जब ऐसा होता है तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिमा को यह सलाह होगी कि डेस्टिनी नंबर 38 से बना हुआ 2 भी सही नहीं है, ये तालमेल बैठाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारी विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। इसको संतुलित करने के लिए नेम करेक्शन आवश्यक है। इसके केस में अगर जीवन में बहुत बेहतर करना है तो, अगर और चार्ट की बात करें तो नंबर 4 मिसिंग है। नंबर 4 अगर चार्ट में मिसिंग रहता है तो ऐसा व्यक्ति अपने वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, पैसे कहां से उगाहे जाएं, कहां से प्राप्त किए जाएं, इन सारी चीजों में कमजोर रह जाता है। वो कैपिटल को मैनेज करना नहीं जानता और पैसे की किसी न किसी रूप में तंगी भी जीवन में बनी रहती है। अब नंबर 4 चार्ट में नहीं है तो नहीं है, कहीं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। इसको ठीक किया जा सकता है रेमेडी के द्वारा। रेमेडी इनके लिए आसान है। एक तो ये ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एवेंचुरिन ब्रेसलेट ये पहन सकती हैं लेफ्ट हैंड में। ग्रीन ड्रेसेज को ज्यादा तरजीह दे सकती हैं। साथ में अगर ये चाहें और बेहतर करने के लिए तो एक तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला धारण कर सकती हैं। 5 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या तो धारण कर लें या तुलसी माला धारण कर लें। इससे नंबर 4 की भरपाई हो जाएगी और पैसे से संबंधित समस्या जो इनके जीवन में हमेशा परेशानी उत्पन्न करेगी वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। काफी हद तक इससे उनको निजात मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये रुचि का है। रुचि, अब उसका पूरा नाम रुचि है या और आगे कुछ है, इसमें तो खाली रुचि लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1978। देखिए इनका मूलांक 9, टैलेंट नंबर 5 और डेस्टिनी 8 है। अगर रुचि के साथ कुछ और जुड़ा हुआ होगा तो डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन कुछ अलग होगा। यहाँ पे तो खाली रुचि प्रेजेंट है इसलिए उसी को कैलकुलेट किया है। खाली रुचि से 8 जो बन रहा है, खाली रुचि नाम रहने से ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। यद्यपि कि इनके चार्ट में टैलेंट नंबर के रूप में 5 आ रहा है,
तो ये काफी हद तक चीजों को संतुलित करने वाला है। अगर इनका लोसू चार्ट हम बनाते हैं तो इनके चार्ट में 9, 7, 1 और 8 है। 5 इनडायरेक्ट वे में आ रहा है। इनके चार्ट में भी 4 की कमी है, 3 की भी कमी है। अगर चार्ट में 3 होता है ना तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा अर्ली एज में इनकम जनरेट करना शुरू करवा देता है। और 4 धन संचय के लिए आवश्यक होता है। लेकिन 4 आवश्यक है, लेकिन ये सोच लीजिए कि अगर आपको नेम करेक्शन करना है तो नेम को 4 के ऊपर नहीं लाना है आपको। अल्टीमेटली है वो राहु का नंबर, है ना। लेकिन राहु चूंकि अचानकता को और साम दाम दंड भेद को प्रदर्शित करने वाला ग्रह है, इसलिए कलयुग में अगर सरवाइव करना है तो अपने सस्टेनेंस के लिए थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करना भी आना चाहिए। तभी आपको कोई पैसा देगा, तभी आपके पास पैसे आएंगे। अगर आप त्रेता युग की तरह सोचेंगे कि भाई हम तो काम कर ही रहे हैं, लोग खुद पैसे दे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। यहां अपना हक मांगने से मिलता है, लड़ने से मिलता है। तो नंबर 4 अगर नहीं है तो ऐसे लोग अपने हक के लिए लड़ने वाले नहीं होते, और आज के डेट में ये जरूरी है। तो अभी ऊपर जो मैंने 4 के लिए उपाय बताए थे, ये उपाय ये भी कर सकती हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, क्या इसमें इनको सफलता प्राप्त होगी? तो इनके चार्ट में जो फैक्टर्स हैं, अगर ये 4 का निदान कर लें तो निश्चित रूप से इनको अपने ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। इनको अपने ऑनलाइन बिजनेस का प्रचार प्रसार विदेशों तक भी करना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस से इनको विदेशों से भी रिवेन्यू मिलेंगे, विदेशों से भी धनार्जन इनको होगा। इनके चार्ट में ऐसे संकेत मिलते हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। बस आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य के साथ 1.5 घंटे बिताए। ओवर टू सौरभ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना अच्छा आज हम सबको ज्ञान अर्पित किया है और हमने इतना कुछ सीखा है आपसे। इस लॉकडाउन के अंदर भी हमारी आपने नॉलेज बढ़ाई हम सबकी। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सर के साथ जुड़ें और इस नॉलेज को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। आज जिन जो लोग लकी हुए हैं, जिनका यहाँ पे चार्ट डिस्कस किया गया है, जो सर ने आपको रेमेडीज बताई हैं, जो चीजें बताई हैं, उसको अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ के अंदर चेंजेस लाके देखिए। और जिन लोगों ने आज काफी सारे लोगों ने डाटा दिया हुआ था, लेकिन टाइम की वजह से हम सबका डाटा नहीं दे सकते, तो उन सबको भी हम बेसिक एक बार सारा सर मेल पे बता देंगे, मेल कर देंगे आप सबको।
नहीं तो नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे उसके अंदर हम और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करके आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ के आगे इस कोर्स को करना चाहते हैं उनको एक बार थोड़ा सा दोबारा से हम बता देते हैं। जो ये हमारा कोर्स है ये बहुत ही अच्छा सिर्फ 3 दिन का कोर्स है, 2-2 घंटे का पर डे, जिसके अंदर कि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपके साथ अभी मेल के ऊपर भी शेयर कर दी जाएगी, आप स्क्रीन पे थोड़ा पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स सर काफ़ी महंगा कराते हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन सर ने कहा कि आजकल सारा लॉकडाउन है और किसी भी व्यक्ति के पास बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, तो घर पे हम टाइम को यूज़ कैसे करें। तो सर ने अपना टाइम निकाल के इस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो सर 11,000 रुपये लेते हैं बेसिक की, और सर ने कहा कि इसकी मैं सर 5100 लूँगा। लेकिन अगर आप लोग आज ही रजिस्टर करते हैं तो इसकी फीस सिर्फ आप लोगों के लिए 3111 रुपये है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब सर से इस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करें और इसको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस के साथ उतारें। ये दोस्तों फीस बहुत ही कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा फीस तो सिर्फ कंसल्टेशन की सर ले लेते हैं। तो मैं चाहूँगा आप सब इसके अंदर इनरोल करें। नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप करें या फिर आप इस पर कॉल करें। ये हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं। आप इसके अंदर अपनी पेमेंट चाहे पेटीएम से करा सकते हैं सीधे, या यूपीआई करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का लिंक भी ऊपर दिया गया है और नीचे बैंक डिटेल्स हैं। अभी आपको चैट के अंदर हम ये सारे लिंक भेज रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से इसको एनरोल कर सकते हैं सर के कोर्स के अंदर और सर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आशा है आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों ने चीज़ें आपने जानी होंगी अपनी न्यूमरोस्कोप के बारे में। इसके अलावा हम बहुत सारे और सेमिनार्स भी अभी आगे कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर कि हमारा फेस रीडिंग का कोर्स होगा, टैरो कार्ड का कोर्स होगा, वास्तु का कोर्स होगा, लाल किताब का कोर्स होगा, होलिस्टिक साइंस का कोर्स होगा, जिसके अंदर कि आप अपनी होलिस्टिक लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके डेली लाइफ के अंदर। पंच पक्षी ज्ञान जो सिर्फ सर के पास है, इंडिया में सबसे बड़ा ज्ञान है और जो विलुप्त हो रहा है, उसको आप सीखें। पामिस्ट्री भी हमारे यहाँ पे सिखाई जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के सारे कोर्सेज चलते हैं। जेमोलॉजी भी सिखाई जाती है, जिसमें कि आप रत्नों का ज्ञान पा सकते हैं, उनको कैसे अपने लाइफ के अंदर यूज करना है, छोटे छोटे रत्नों को और क्रिस्टल्स को। तो मैं चाहूँगा कि आप ये डिटेल्स नोट कर लें और आप फटाफट हमारे साथ इस कोर्स के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि लॉकडाउन का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और जितना हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, ये फीस उसके आगे कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे।